एक गांव में देवदत्त नाम का एक पंडित रहा करता था। देवदत्त का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसलिए देवदत्त को धन संपत्ति जोड़ने की कोई चिंता नहीं थी। 2 वक्त का खाना देवदत्त को बड़े आराम से मिल जाया करता। पंडित देवदत्त का जीवन इसी तरह से बीत रहा था। फिर एक दिन, वैसे अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करवाकर अपना गुजर बसर कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बुढ़ापे के लिए कुछ धन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। वैसे भी मेरी देखरेख करने वाला मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो बुढ़ापे में धन ही सहारा बनेगा। इसलिए मेरी भलाई तो इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचूं, नहीं तो बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। आखिर बुढ़ापे में मुझे कौन बैठाकर खिलाएगा। ऐसा सोचकर पंडित देवदत्त अब हर दिन सुबह होते ही घर से निकल जाता और लोगों के यहाँ घर में पूजा पाठ करवाता। उसके बदले में जो भी उसे धन, अनाज या राशन मिलता वह उसे घर ले आता। आज तो ठीक ठाक ही अनाज और रुपए पैसे मिल गए हैं। कुछ अनाज अपने पास रख लेता हूँ और कुछ अनाज बाजार जाकर बेच देता हूँ। उससे रुपए मिल जाएंगे तो बुढ़ापे में काम आएंगे। इस तरह से देवदत्त का जीवन चलने लगा। इसी तरह से बचत करते हुए देवदत्त के पास बहुत सारे रुपए हो गए। पंडित रोज यजमानों के यहाँ जाता, पूजा पाठ करवाता और दक्षिणा में जो भी रुपए पैसे अनाज मिलते वह अपने घर ले आता। जितना अनाज उपयोग में होता वह उतना रख लेता और बाकी का अनाज बाजार में बेच देता। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। पंडित जी, पास के ही गांव के सेठ धनी राम ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि जाकर पंडित जी से कह देना कि सेठ धनी राम ने आपको याद किया है। अच्छा, क्या सेठ धनी राम को मुझसे कोई काम था? हाँ पंडित जी, उन्होंने एक नया मकान खरीदा है, उसी मकान में पूजा करवाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सेठ धनी राम से जाकर कह दो कि पंडित जी कल जरूर आएंगे। ठीक है पंडित जी, तो मैं चलता हूँ। अगले दिन पंडित सेठ के यहाँ चल देता है। चलते चलते पंडित दूसरे गांव पहुंच जाता है। तभी, अरे ओ पंडित जी, जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। कहो मैया, क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। पंडित जी, कुछ दिन पहले ही मेरी गाय मर गई। रात को अजीब अजीब से सपने भी आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि घर में पूजन करवा लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है माई। तो मैं यह कह रही थी कि आप ही मेरे घर में पूजा करवा देते। इसमें कौन सी बड़ी बात है माई? पूजा पाठ हवन इत्यादि यह तो मेरा दिन प्रतिदिन का काम है। ठीक है माई, तुम पूजा पाठ करने की सामग्री एकत्रित करो। लेकिन पंडित जी, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कमाकर मेरा भरण पोषण करे, इसलिए मैं आपको बहुत सारी दान दक्षिणा नहीं दे सकती। कोई बात नहीं माई, तुम दान दक्षिणा की बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम प्रेम से जो भी रूखा सूखा मुझे दान दक्षिणा में दे दोगी वह मैं ले लूंगा। इस तरह से बूढ़ी माई ने पूजा पाठ की सामग्री को जल्द ही इकट्ठा किया और पंडित देवदत्त ने बूढ़ी माई के घर पूजा पाठ करवाया। फिर कुछ समय बाद पूजा पाठ समाप्त हुआ तो पंडित देवदत्त ने कहा, अरे ओ माई, भगवान की पूजा तुम्हारे घर में विधि विधान से मैंने करवा दिया है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी मुझे पूजा पाठ करवाने इसी गांव के सेठ धनी राम के यहाँ जाना है।
इसलिए मैं देर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, तो लौटते समय रात भी हो सकती है। पंडित जी, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहर साथ में चलिए। फिर पंडित देवदत्त और बूढ़ी माई बाहर आते हैं। फिर बूढ़ी माई कहती है, पंडित जी, मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए रुपए, पैसे, सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बछड़ा दक्षिणा में दे रही हूँ। यह उसी गाय का बछड़ा है जो कुछ दिन पहले ही मर गई। कृपया आप इस बछड़े को स्वीकार करिए। अरे माई, मैं इस बछड़े का क्या करूँगा? यह मेरे किसी काम का नहीं है। पंडित जी, ऐसा मत कहिए। आप इस बछड़े को ले जाइए, इसे पालिए पोसिए, यह बड़ा होकर एक दिन जरूर आपके काम आएगा। वैसे भी मैं असहाय बुढ़िया हूँ, मैं इस बछड़े की देखभाल करने में असमर्थ हूँ। पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था देखकर आप मुझ बुढ़िया पर दया कीजिए और कृपया करके दक्षिणा पर आप इस बछड़े को ले जाइए। बुढ़िया के बार बार निवेदन करने पर पंडित देवदत्त बुढ़िया की बातों को मान गए। वह सोचने लगे, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, एक से भले तो हो जाएंगे। घर पर अगर यह बछड़ा रहेगा तो इसकी देखभाल करूँगा और अकेलापन भी मुझे महसूस नहीं होगा। वैसे भी यह बछड़ा कौन सा मुझसे कपड़ा, सोने, चांदी, रुपए, पैसे, धन संपत्ति मांगेगा, और कौन सा यह खाने में तरह तरह के व्यंजन खाएगा, घास फूस तो खाएगा। इसे ले ही चलता हूँ। ठीक है माई, तुम कहती हो तो मैं इस बछड़े को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अभी सेठ धनीराम के यहाँ पूजा पाठ करवाना है। मैं वहाँ से खाली होकर आऊँगा और जाते समय मैं इस बछड़े को लेते जाऊँगा। इस तरह से कहकर पंडित देवदत्त सेठ धनीराम के यहाँ चले गए और शाम होने से पहले ही आकर उस बछड़े को लेकर घर चल दिए। पंडित देवदत्त अब उस बछड़े का पालन पोषण करने लगे। वह किसी यजमान के यहाँ जाने से पहले हर दिन बछड़े को चारा पानी देकर ही जाते थे। और शाम को लौटते समय किसी से घास तो किसी से भूसा मांगकर बछड़े के लिए लाया करते थे। वैसे भी गांव में घास और भूसे की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह से पंडित देवदत्त के साथ उस बछड़े को भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ सालों बाद वह छोटा सा बछड़ा बड़ा सा बैल बन गया, और उसके जैसा ताकतवर और विशाल शरीर वाला बैल उस गांव में और अगल बगल के गांवों में भी नहीं था। जब गांव के लोग उस बैल को देखते तो आपस में बातें करते, अरे वाह वाह, मान गए भाई, पंडित जी के बैल जैसा तो आज तक मैंने कोई बैल नहीं देखा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन पंडित जी ने बड़े प्यार से पाला है उस बैल को, और उससे बहुत प्यार भी करते हैं। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, पंडित जी ने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। इसी तरह से पंडित देवदत्त के बैल की खबर गांव के साहूकार को भी मिली। मैं सच कह रहा हूँ साहूकार जी, पंडित देवदत्त के बैल जैसा बैल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वह बहुत ही शक्तिशाली है। साहूकार को जब यह पता चला कि पंडित देवदत्त के बैल जैसा शक्तिशाली बैल गांव में क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो साहूकार ने पंडित से वह बैल खरीदने का निश्चय किया। साहूकार पंडित देवदत्त के पास बैल खरीदने के लिए चल दिया।
देवदत्त जी, मुझे आपका बैल चाहिए। मैं आपको मुंह मांगी कीमत आपके बैल की दे सकता हूँ। साहूकार जी, मैं जानता हूँ कि आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने बैल को बेटे की तरह मानता हूँ और कोई भी पिता अपने बेटे का सौदा नहीं करता। मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है। एक बार फिर से सोच लीजिए पंडित जी, घर आई लक्ष्मी को नजरअंदाज नहीं किया जाता। साहूकार जी, जहाँ प्रेम और अपनत्व हो वहाँ पर धन दौलत मायने नहीं रखती। आप मुझे चाहे अपनी सारी संपत्ति भी दे दीजिए, लेकिन तब भी मैं अपने पुत्र समान बैल को आपको नहीं दूंगा। पंडित देवदत्त की ऐसी बातों को सुनकर साहूकार मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ और वह साहूकार पंडित देवदत्त से जलने लगा और वहां से अपने घर चला आया। पंडित देवदत्त, अगर वह बैल मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं उस बैल को भी तुम्हारे पास भी रहने नहीं दूंगा। इस तरह से साहूकार पंडित देवदत्त से उसके बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। फिर अगले दिन महाराज, आपके पास चाहे भले ही कितने भी गाय और बैल होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक पंडित के यहाँ एक बैल है। ऐसा बैल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही बलवान है। गठीले शरीर का वह बैल बहुत ही अद्भुत है। महाराज, अगर वह बैल आपकी गौशाला में आ जाए तो गौशाला की शोभा बढ़ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। सिपाहियों, जाओ और पंडित को दरबार में बुला कर लाओ। राजा का आदेश पाकर सिपाही पंडित देवदत्त के पास चल देते हैं। पंडित जी, महाराज ने आपको तुरंत ही बुलाया है, अतः जल्द ही आप हमारे साथ महाराज के पास चलो। आखिर महाराज को मुझसे क्या काम आन पड़ा? हो सकता है कि महाराज को पूजा पाठ कथा वार्ता करवाना हो। यह सोचकर पंडित देवदत्त सिपाहियों के साथ राजा के पास चले जाते हैं। पंडित देवदत्त जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक अद्भुत बैल है और वह बड़ा ही शक्तिशाली है। मैं यह चाहता हूँ कि उस बैल को आप मुझे बेच दो। आप उसकी कीमत बताओ, उसके बदले में मैं आपको सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात आदि दे सकता हूँ। माफ करिएगा महाराज, लेकिन मैंने अपने बैल का पालन पोषण बेटे की तरह किया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं बेच सकता। तुम शायद यह भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के राजा के सामने खड़े हो और मुझे तुम इनकार कर रहे हो। ठीक है, तुम अपने बैल को मत बेचो। सिपाहियों, जाओ पंडित देवदत्त के बैल को लेकर आओ और पशुशाला में लाकर बांध दो। यह अन्याय है महाराज, ऐसा मत करिए। मैंने उसे बेटे की तरह पाला है। ऐसा अधर्म मत करिए महाराज, यह गलत है महाराज, ऐसा न्याय मत करिए। पंडित देवदत्त राजा के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा ने पंडित की एक ना सुनी और सैनिक देवदत्त के बैल को लेने के लिए चले गए और कुछ देर में ही सैनिक बैल को लेकर आ गए और पशुशाला में बांध दिए। राजा बैल को देखने स्वयं ही पशुशाला में आया तो वह बैल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वास्तव में ऐसा बैल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सिपाहियों, इस बैल का ख्याल अच्छे से रखना और इसके खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर राजा वहां से चला गया।
अगले दिन सेवा कर्मियों ने बैल को हरी हरी घास दिया, लेकिन बैल ने कुछ नहीं खाया। वह खाना पानी सब कुछ छोड़ चुका था। उधर देवदत्त भी अपने बैल को याद करके रोता था। सेवाकारों ने बैल को खिलाने पिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। यह बैल तो जब से आया है तब से कुछ भी नहीं खा पी रहा है। लगता है कि महाराज को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा सोचकर सेवाकार ने राजा से बताया, महाराज, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बैल ना तो कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। 4 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस बैल ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो बैल एक पशु है और अपने मालिक से इतना प्यार कि मालिक की याद में उस बैल ने कुछ भी खाया पिया नहीं। सिपाहियों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बैल भी अपने मालिक से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह खाना पीना छोड़ चुका है। जाओ और उस बैल को उसके मालिक के पास ले जाओ। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही बैल को पंडित देवदत्त के पास ले गए। और एक सिपाही ने कहा, पंडित जी, महाराज ने आपके बैल को आपको वापस कर दिया है। महाराज ने कहा है कि जितना प्रेम आप इस बैल से करते हो, उतना ही प्रेम यह बैल आपसे भी करता है। यह आपसे बिछड़कर 4 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसलिए इसका ख्याल आप ही रख सकते हैं। ऐसा सुनकर पंडित देवदत्त बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अपना बेटा मिल चुका था। बैल भी अपने मालिक को पाकर बहुत खुश हुआ। देवदत्त ने बैल को दाना पानी दिया और पुनः बैल खाने पीने लगा। पंडित देवदत्त और उसके बैल के चर्चे अब दूर दूर तक फैलने लगे। अरे, मैंने सुना कि राजा ने पंडित देवदत्त के बैल को वापस कर दिया। वह बड़ा स्वामी भक्त बैल है, अपने मालिक से बहुत प्रेम करता है। अरे, मैंने तो यह भी सुना था कि राजा ने जोर जबरदस्ती करके पंडित के बैल को हड़प लिया था, लेकिन वह बैल अपने मालिक से बिछड़कर कुछ भी नहीं खा पी रहा था, इसीलिए तो राजा ने उसे वापस कर दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि उन दोनों का साथ पिछले जन्म का है। उधर साहूकार को जब यह पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है, उसको यह मालूम पड़ा कि राजा ने बैल को वापस पंडित को दे दिया है, तो वह मन ही मन देवदत्त से और भी ज्यादा जलने लगा। फिर समय बीता। कुछ समय बाद एक दिन देवदत्त बैल के पास बैठा हुआ था। तभी देवदत्त को अचानक ही एक आवाज सुनाई दी। मालिक, आप मेरा इतना अच्छा ख्याल रखते हैं और आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, इसलिए मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं आपके दुखों को, कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। यह कैसी आवाज है और कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई इंसान नहीं है। हैरान ना हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसीलिए इंसानों की तरह मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ आपको ही बस सुनाई देगी। मैं तो बहुत हैरान हो गया। आखिर तुम कौन हो? मालिक, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अभी सही समय नहीं है। खैर, मैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। आप वही करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे उपाय से आपके रुपए पैसे की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस तरह से बैल ने उपाय पंडित देवदत्त को बताया। वाह, उपाय तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही इसमें फंस जाऊं। आप चिंता ना करिए मालिक,
आप मुझ पर विश्वास रखकर यह उपाय करिए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं यह उपाय जरूर करूंगा। अगले दिन पंडित देवदत्त साहूकार के पास चल दिया। कुछ देर बाद पहुंचकर पंडित ने कहा, साहूकार जी, मैं सोच रहा था कि एक बैल मैं आपके पास से खरीद लूं, क्योंकि मेरे पास एक बैल है और एक बैल मैं आपसे खरीद लूंगा तो मेरे पास 2 बैल हो जाएंगे और मैं उन दोनों बैलों से फिर खेती किसानी का काम कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक से बढ़कर एक बड़े ही शक्तिशाली बैल हैं। कुछ भी हो साहूकार जी, मेरे बैल से शक्तिशाली बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना शक्तिशाली है कि 10 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच सकता है। माना कि तुम्हारा बैल शक्तिशाली है, लेकिन यह संभव नहीं है कि वह 10 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच पाए। और खींचना तो दूर की बात है, वह उन बैलगाड़ियों को हिला भी नहीं सकेगा। अरे देवदत्त, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। सेठ जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो। यह पंडित तो आज खुद ही लुटने के लिए तैयार है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज अच्छा मौका है, इसी के जाल में इसी को फंसा दूंगा। ये भी क्या याद रखेगा। ऐसा सोचने के बाद साहूकार ने कहा, तब ठीक है पंडित जी, तो फिर शर्त यह रही कि अगर शर्त आप जीत जाते हो तो मैं आपको 2000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये तुम्हारा बैल 10 बैलगाड़ियों को न खींच पाया और तुम शर्त हार गए तो फिर तुम मुझे 2000 सोने के सिक्के दोगे और साथ में ही यह बैल हमेशा के लिए तुम मुझे दे दोगे। बोलो पंडित, मंजूर है ना? हाँ सेठ जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है और कल पूरे गांव के सामने मेरा बैल शर्त को जितवा कर दिखाएगा। फिर अगले दिन सभी को यह शर्त वाली बात पता चल चुकी थी। गांव के लोग उपस्थित थे। 10 बैलगाड़ियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया और उन बैलगाड़ियों में पंडित देवदत्त के बैल को नाद दिया गया। सभी लोग यह देखने को उत्सुक थे कि आखिर देवदत्त शर्त जीतेगा या फिर साहूकार शर्त जीतेगा। तभी बैल ने अपनी ताकत लगाई और 10 भारी भरकम बैलगाड़ियों को एक साथ खींच ले चला और बहुत दूर तक खींच कर ले गया। और पुनः उसी स्थान पर वापस लौट आया। यह देखकर लोग हैरान हो गए। वाह वाह, मान गए भाई, बहुत ही मान गए। ताकतवर है। वाह पंडित, गजब हो गया, आप तो गजब जीत हो गए। गया। साहूकार शर्त हार चुका था, इसीलिए दुखी होकर सभी के सामने 2000 सोने के सिक्कों से भरा एक थैला पंडित देवदत्त को दिया। देवदत्त शर्त जीत चुका था, लेकिन उधर साहूकार को पंडित के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुनो, मैं तुम लोगों को 50-50 सोने के सिक्के दूंगा। बदले में तुम लोग पंडित के बैल को मार डालो। अरे तुम चिंता मत करो सेठ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम सोने के सिक्के तैयार रखना। इतना कहकर वह लोग बैल को मारने के इरादे से पंडित के बैल के पास गए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। बैल ने ही सभी गुंडों को जमकर मारा। शोर सुनकर देवदत्त घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि सभी लोग अधमरे से पड़े हुए हैं। पंडित समझ गया
कि मेरे बैल ने सभी को अच्छा सबक सिखाया है। सभी बेहोश वहीं पर पड़े हुए थे। तब पंडित ने कहा, अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो। मालिक, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आपको पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी, तो बड़े ही ध्यान से मन लगाकर सुनिए। फिर बैल कहानी सुनाता है। बैल कहता है कि आज से बहुत वर्ष पहले एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती किसानी के लिए गांव के मुखिया से 20,000 रुपए कर्ज लिया, लेकिन खेती में नुकसान होने के कारण वह मुखिया को रुपए नहीं लौटा पा रहा था। फिर एक दिन मुखिया ने राघव से कहा, क्या राघव, तुम भी दूसरों की तरह निकले? आज 6 महीने हो गए, तुमने मेरे रुपए वापस नहीं किए। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे रुपए 10 दिन के अंदर वापस नहीं किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुखिया जी, मुझे कुछ दिन का और समय दे दीजिए। मैं आपके रुपए जल्द ही वापस कर दूंगा। कम से कम 1 महीने का समय और मुझे चाहिए। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। राघव बहुत परेशानी में था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे भी तो क्या करे। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन, अब तो एक ही चारा बचा हुआ है। लगता है कि अब भैंस ही बेचना पड़ेगा। यह सोचकर राघव अपनी भैंस अपने ही पड़ोस के एक व्यक्ति अभयराज को बेच देता है। लेकिन अभयराज कहता है, मेरे पास भी ज्यादा रुपए अभी नहीं है, इसलिए अभी तुम इस भैंस के 10,000 रुपए मुझसे ले लो। बाकी के 10,000 रुपए मैं तुम्हें धीरे धीरे करके दे दूंगा। लेकिन भैया, मुझे इस समय रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो मैं अपनी यह भैंस बेच रहा हूँ। तो फिर तुम अपनी इस भैंस को किसी और को बेच दो। कोई इस भैंस को सेठ महाजन खरीदेगा तो तुम्हें पूरा दाम इसका तुरंत ही मिल जाएगा। अरे कैसी बात करते हो अभयराज भैया। मुझे मेरी भैंस किसी दूसरे को बेचना होता तो मैं कब का बेच देता। तुम मेरे पड़ोसी हो और यह मेरी भैंस तुम्हारे यहाँ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। राघव, मेरे पास ज्यादा रुपए तो नहीं है। एक काम करो, मेरी पत्नी की एक आखिरी निशानी मेरे पास है, उसका सोने का कंगन। पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारी यही सहायता कर सकता हूँ कि तुम्हें वह कंगन दे सकता हूँ। तुम उसे बेच कर अपना काम चला लो। नहीं अभयराज भैया, मैं कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस समय परेशान जरूर हूँ, लेकिन मैं भी इतना समझता हूँ कि वह कंगन आपकी पत्नी की आखिरी निशानी है, जिससे कि आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास रुपए हो जाएं तब आप मुझे बाकी के रुपए दे देना। मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझे आपके जैसा अच्छा पड़ोसी मिला है। इतना कहकर राघव अभयराज से भैंस की आधी कीमत 10,000 रुपए लेकर मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, ये 10,000 रुपए आप अभी ले लीजिए। बाकी के बचे 10,000 रुपए मैं आपको जल्द ही देता हूँ। मैं और कुछ भी नहीं जानता राघव। मैं तुम्हें अब मात्र 3 दिन का समय और देता हूँ। बाकी के बचे हुए रुपए मुझे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम अपना घर और जमीन हमेशा के लिए भूल जाना। दया करिए मुखिया जी, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मैं पक्का आपके रुपयों का इंतजाम कर दूंगा। दया ही दुख का कारण बनता है राघव, इसलिए मैंने दया करना छोड़ दिया है। मेरे बाकी के रुपए 3 दिन के अंदर, नहीं तो तुम घर और जमीन से बाहर।
याद रखना। बेचारा राघव मुंह लटकाए हुए अपने घर की ओर चल देता है। आ गए आप, बड़ी चिंतित लग रहे हो, आखिर क्या बात है? तब राघव ने अपनी पत्नी से मुखिया की कही हुई सारी बातों को बताया। आप अपने साथी से अपने 30,000 रुपए क्यों नहीं मांगते? आपने भी तो अपने उस दोस्त को, हीरालाल को, पिछले साल 30,000 रुपए दिए थे। अरे भाग्यवान, मैं कैसे उससे अपने पैसे मांग लूं? माना कि मैंने उसे पिछले साल 30,000 रुपए कर्ज दिया था। उसने मेरी जान बचाई थी। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उस दिन उसने मेरी जान न बचाई होती तो आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर नहीं खड़ा होता। हालांकि वैसे भी उसने कहा था कि वो मेरे रुपए 1 वर्ष में लौटा देगा। हाँ, तो 1 साल तो बीत गया और आप 1 साल से उसके पास भी नहीं गए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर एक मित्र दूसरे मित्र के काम नहीं आया तो फिर वह कैसा मित्र? ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। वैसे भी घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों के कारण मैं अपने दोस्त से 1 साल से नहीं मिल पाया, और वही हाल तो उसका भी है। बचपन के दिन कितने अच्छे थे। इतना कहकर राघव अपने साथी से मिलने चला जाता है। मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे मित्र, दरवाजा खोलो। मैं राघव तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया हूँ। कुछ देर में घर का मालिक घर से बाहर आता है। कौन हो भाई, और क्या ये दोस्त सखा मित्र लगा रखा है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने दोस्त हीरालाल से मिलने आया हूँ। क्या वो घर में नहीं है? मैं किसी हीरालाल को नहीं जानता और इस घर का मालिक मैं हूँ। कोई हीरालाल नहीं है यहाँ पर। तुम तो मुझे कोई पागल लगते हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हीरालाल ने यह घर आपको बेच दिया है? कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जिन पैरों से चलकर यहाँ तक आए हो उन पैरों से सही सलामत वापस नहीं जा पाओगे। देखिए, मैं यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? राघव अकेला था और वह दूर के दूसरे गांव से आया था, इसलिए वह वहां से बड़े ही दुखी होकर चला गया। लेकिन उसके मन में अजीब अजीब ख्याल उठ रहे थे। एक जगह रुककर वह सोचने लगा, आखिर मेरा वह साथी जिसके ऊपर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, वह मेरा बचपन का दोस्त है। अगर मेरे पैसे नहीं देने थे तो ना देता, कम से कम घर के बाहर तो आ जाता। नहीं, शायद उसे कोई परेशानी रही होगी, या फिर वह घर में नहीं था। अगर वह घर में नहीं था तो घर से बाहर आखिर कौन निकल कर आया? उसको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। कुछ भी हो, मुझे पता तो लगाना ही चाहिए। अगर वह घर किसी को बेच भी देता तो वह व्यक्ति उसके बारे में जरूर बताता। लेकिन हीरालाल का नाम लेते ही वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। 1 वर्ष बाद मैं भी वहां पर गया, लेकिन मेरा दोस्त भी मुझसे मिलने नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर राघव दुखी मन से घर वापस लौट आया और घर आकर अपनी पत्नी सुलेखा से सारी बात बताई। फिर अगले दिन उधर वह व्यक्ति मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, एक व्यक्ति आया था। वह हीरालाल के बारे में पूछ रहा था और वह कह रहा था कि हीरालाल उसका दोस्त है। आप तो बोल रहे थे
कि हीरा लाल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर वह कैसा दोस्ता टपका? तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम्हें पता होना चाहिए कि डूबने वाले को एक तिनके का सहारा ही काफी होता है। अगर वह राजा के पास चला गया तो हम पकड़े जा सकते हैं और राजा हमें मृत्यु दंड दे देगा। तुमने उसका नाम पता पूछा था? नहीं मुखिया जी, मैंने तो। मूर्ख हो तुम। अपने आदमियों को बुलाओ और उनके साथ जाओ और कैसे भी करके उसे ढूंढकर उसका वही हाल करो जैसा हीरा लाल का किया गया था। फिर अगले दिन इधर राघव उन दिनों को सोचता है जब उसके दोस्त हीरा लाल ने उसकी जान बचाई थी। भगवान, मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। अगर मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। नहीं जी, आप जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्यों राघव, आज बहुत जल्दी आ गए रुपए लेकर? मुखिया जी माफ करिए, रुपए तो नहीं लाया, लेकिन आपसे एक बात बतानी थी। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। अब तुम अपना घर और जमीन भूल जाओ। मुखिया जी ऐसा मत कहिए। मैंने एक दोस्त को पिछले साल 30,000 रुपए दिए थे। वह नंदाग्राम गांव का है, उसका नाम हीरा लाल है। मैं उसके घर गया था, लेकिन वहां पर कोई और था और वह बड़ा ही अजीब व्यक्ति था। कुछ तो गड़बड़ है मुखिया जी, मुझे यह बात राजा जी से बतानी चाहिए। तो तुम हीरा लाल के दोस्त हो? इतना कहकर मुखिया ने राघव को मार डाला। इधर जब शाम होने को आई तो राघव की पत्नी चिंतित हुई और वह अपने पति की खोज में मुखिया के घर गई। पकड़ लो इसे और इसे भी वहीं पहुंचा दो जहां इसके पति को पहुंचाया था। इस तरह से मुखिया ने राघव की पत्नी को भी मरवा डाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कहानी से मेरा कोई आपसी संबंध है। ऐसा लगता है कि इस कहानी में बताई गई बातें मेरे जीवन में हुए हादसों का एक हिस्सा है। आप सही कह रहे हो। यह हादसे आपके साथ और मेरे साथ हो चुके हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। हीरा लाल का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेला ही रहा करता था। उसके घर और जमीन पर मुखिया की नजर थी, इसलिए मुखिया ने हीरा लाल की सारी संपत्ति हड़प कर उसे मार डाला और उसकी लाश को जमीन में खनवा कर गड़वा दिया। समय का हिसाब देखो, मैं मरकर बैल बना और तुम फिर से इंसान बने। लेकिन मुझे सब कुछ याद है और तुम सब कुछ भूल गए। पूर्व जन्म का मैं तुम्हारा वही साथी हूँ जिसका नाम हीरा लाल था, और तुम मेरे वही मित्र हो जिसका नाम राघव था। और वह सेठ जिससे तुम शर्त जीत गए हो, वह सेठ उसी मुखिया का बेटा है। मेरे दोस्त, मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। इतना कहकर पंडित बैल को गले से लगा लेता है। पंडित के आंखों में आंसू थे और बैल के भी आंखों में आंसू थे। फिर बैल कहता है, तो फिर अब समय आ चुका है अपना हिसाब लेने का।
उस दुष्ट मुखिया ने कई लोगों की हत्या करके उन्हें दुख देकर उन्हें लूटकर अपनी संपत्ति बनाया, जिस पाप की कमाई पर अभी भी वह बाप बेटे सुख भोग रहे हैं। जैसा वह जवानी में मुखिया दुष्ट व्यक्ति था और आज भी है, वैसा ही उसका बेटा वह सेठ भी दुष्ट है। बाप और बेटे एक ही जैसे हैं। तुम सही कह रहे हो, यह भेजे हुए गुंडे उसी सेठ के ही हैं। इन सभी को रस्सी से बांध देते हैं और बाद में राजा को बता देंगे। हाँ, यह सही रहेगा। फिर देवदत्त उन गुंडों को रस्सी से बांध देता है। मेरी एक बात बड़े ही ध्यान से सुनो। सेठ की एक बेटी है, उसका नाम रागिनी है। उसका जन्म भले ही उन बुरे लोगों के यहाँ हुआ है, लेकिन रागिनी का स्वभाव उन दुष्ट लोगों से अलग है। वह दिल की बहुत अच्छी है। दूसरों की सहायता करना, दया करना आदि तरह के अच्छे गुण हैं उसमें। तो उससे जाकर तुम सारी बातें बताना, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। हालांकि उसको विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे यह कहना कि उसके पिता और दादा ने कई लोगों की हत्या की है, जिनकी लाशों को वो अपने ही बगीचे में खनवा कर गड़वा दिए हैं। अतः यह सारी बातें उसे राजा को बताना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम मुखिया और उसके बेटे सेठ के सामने मत आना इस समय। अगर तुम इस समय उनके सामने आते हो तो वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन यह कार्य तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे दोस्त, रागिनी अगर यह बात राजा को बताती है तो सही रहेगा, लेकिन अगर तुम राजा को बताते हो तो तुम पर कई सवाल उठ सकते हैं और उल्टा तुम भी फंस सकते हो। इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम वही करो। बैल की बात मानकर पंडित अगले दिन सेठ के यहाँ जाता है। उस समय रागिनी घर के पास बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। रागिनी की माँ रागिनी के बचपन में ही मर चुकी थी। रागिनी यह तो जानती थी कि उसकी माँ का अगर इलाज अच्छे से हो जाता तो वह मरती नहीं। उसका इलाज जानबूझकर उसके पिता ने नहीं करवाया था, इसलिए रागिनी की माँ मर गई थी और सेठ ने तुरंत दूसरी शादी कर लिया। सौतेली माँ रागिनी को बचपन से ही बहुत मारती थी और बहुत दुख देती थी। आइए पंडित जी, बताइए कैसे आना हुआ। पिताजी तो घर पे नहीं हैं, किसी कार्यवश से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं रागिनी, मुझे सेठ जी से काम नहीं था। तो क्या दादाजी से आपको मिलना है? क्या मैं उन्हें बुलाऊं? नहीं रागिनी, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है पंडित जी, बताइए। फिर पंडित सारी बातें सेठ की बेटी रागिनी से बताता है। ठीक है पंडित जी, अगर यह बात सच न हुई तो ध्यान रखिए, मैं आपका नाम राजा को बता दूंगी। यह सारी बात मुझे पंडित जी ने बताया था। लेकिन अगर यह बात सच हुई तो फिर पिताजी और दादाजी के बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। फिर अगले दिन रागिनी राजा के पास जाकर सारी बात बताती है। राजा यह सब सुनकर मंत्री और सिपाहियों सहित सेठ के बगीचे में आता है और वहां की जमीन को खनवाता है। जमीन की खनाई होती है तो वहां से सच में इंसानी कंकाल निकलते हैं।
इतना दुष्टतापूर्ण कार्य। मंत्री जी, सिपाहियों को लेकर जाइए और उन बाप और बेटों को दरबार में लेकर आइए। फिर मुखिया को और उसके बेटे सेठ को दरबार में लाया जाता है। धन्य है तुम्हारी बेटी, जो तुम राक्षसों के बीच भी उसमें कोई भी बुराई नहीं आई। वाह साहूकार, तुमने पंडित के बैल के बारे में मुझे भड़काया था, तब तो मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, लेकिन आज मैं तुम दोनों को अच्छे से समझ गया। और तुम मुखिया, सभी माता पिता तो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार देते हैं, लेकिन तुमने अपने पुत्र को उसी दलदल में धकेल दिया जिसमें कि तुम पहले से ही थे। इतनी ज्यादा हत्याएं तुम लोगों ने किया है, इसलिए तुम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है और तुम्हारी समस्त संपत्तियों को गरीबों में बांटा जाएगा। मैंने तुम्हारे कारण ही उस भोले भाले देवदत्त को और उसके बैल को कष्ट दिया, इसलिए हे मंत्री जी, जाइए और पंडित जी से कहिए कि राजा ने उन्हें बुलाया है। और रागिनी, तुम उदास मत हो, तुम मेरे पुत्र राजकुमार विक्रम से विवाह कर लो, वह तुम्हारे ही जैसा दयावान एवं अच्छे स्वभाव का है। इस तरह से राजा ने मुखिया और सेठ को मृत्यु दंड दिया। रागिनी की सौतेली माँ ने भी बहुत सारे बुरे काम अपने पति के साथ मिलकर किए थे, इसलिए राजा ने रागिनी की सौतेली माँ को कारागार में बंद कर दिया। साहूकार की सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया गया और रागिनी का विवाह राजा ने अपने बेटे राजकुमार विक्रम से कर दिया। और पंडित देवदत्त को राजा ने बुलाकर अपनी गलतियों को माना और फिर राजा ने कहा, देवदत्त जी, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि वह सेठ और उसका पिता कितने बुरे व्यक्ति थे। अरे वही सेठ जिससे आपने शर्त जीता था। मैं आपसे अपनी भूल का क्षमा मांगता हूँ और आपको एक गांव और बहुत सारा धन इनाम में देता हूँ। इस तरह से राजा ने पंडित को पूरा एक गांव दे दिया और साथ ही बहुत सारा धन दिया। कहा जाता है कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर एवं और भी तरह के रिश्तेदार बनकर जीवन में हमारे वही आते हैं जिनका हमसे पिछले जन्म का लेना देना होता है। कुछ ही दिनों में पंडित का आलीशान घर बन चुका था और पंडित देवदत्त के पास अब बहुत सारा धन संपत्ति हो चुका था। पंडित देवदत्त ने बैल से कहा, मेरे पूर्व जन्म के साथी, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। आज मैं जान गया हूं कि एक सच्ची मित्रता कभी भी नहीं मरती और बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन अच्छाई के सामने हर बुराई को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी और आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं।